भाई मुसलमान तो 70 सालों से लड़ते आया है साहब, आपसे भी लड़ रहे हैं और उनसे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह, लड़ते लड़ते मरेंगे हम, लेकिन आप लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। अब आपका यही तकलीफ है कि आपको ये लगता है कि मुसलमानों ने सिवाय लालू प्रसाद यादव के, सिवाय शरद पवार के, सिवाय राहुल गांधी के, सिवाय मुलायम सिंह यादव के किसी दूसरे के बारे में बात ही नहीं करना। वैसी कैसा मुसलमानों का लीडर बन रहा है करके, ये कौम तो हमारी जागीर थी। ये तो नवल साहब आप समझ रहे थे, ये कौम तो हमारी जागीर है। इनको हम इलेक्शन के सामने जाएंगे, लॉलीपॉप दिखाएंगे और बेचारी भोली भाली कौम जो है वो आपके पीछे चल पड़ती थी। जब असदुद्दीन अवैसी साहब आपको आकर ये बता रहे हैं, सुनिए नवल किशोर साहब सुनिए, आंकड़े बता रहा हूं, पूरे बिहार के अंदर 54% है लिटरेसी रेट, 54%, और जो 50% लोग अनपढ़ है, गंवार है, सबसे ज्यादा बड़ा तबका अगर कोई है तो वो मुसलमानों का है बिहार के अंदर। आप चलिए मेरे साथ, और अगर आप किशनगंज इलाके के पूरे जितने भी इलाके हैं वहां की अगर प्रगति से आप खुश है, वहां का अगर विकास करने का आप दावा करते हैं, तो इम्तियाज जलील खड़े रहेगा आपके स्टेज के ऊपर और कहेगा कि नहीं, लालू प्रसाद ने आपके साथ इंसाफ किया है। बस आप लोग हर 5 साल के बाद आओ, मुसलमानों को सेक्युलरिज्म का नारा पड़ो। नहीं चाहिए हमको सेक्युलरिज्म, कोई सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए हमको। आपको लगता है कि हमारी कट्टरवाद पार्टी है तो उस कट्टरता के ऊपर हम मांगेंगे वोट। बहुत हो चुका है आप लोगों के बहकावे में आने का, उस कट्टरता के नाम के ऊपर हम आ रहे हैं बिहार को, और इंशाल्लाह बिहार की जनता अब आप लोग देखेंगे कि क्या जवाब मिलता है आप लोगों को। नवल किशोर बहुत पहला है आप लोगों ने, पहले भी आरजेडी परेशानी में घिरी हुई है लालू प्रसाद यादव के बगैर। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद, जिनसे कि आपको ये दिखाई पड़ता है मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से ये सरकार करती आई है। पहला, जो नागरिकता कानून के जो रूल्स हैं कि आप मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी 6 धर्मों के जो लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। दूसरा रूल, लॉन्ग टर्म वीजा रेगुलेशंस, दे बार देम फ्रॉम सीकिंग रेजिडेंसी परमिट विदाउट अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वीजा रूल्स हैं वो मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करते हैं। तीसरा रूल है, फेमा एक्ट के तहत ना तो मुस्लिम्स एनआरओ अकाउंट्स खोल सकते हैं और ना तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ओन अप कर सकते हैं। और चौथा, जो वीजा पेनल्टी है ओवरस्टे की, यानी कि आप अगर लंबा रुक गए तो वीजा पेनल्टी लगाई जाती है, जिसमें कि अगर आप बाकी कम्युनिटीज से हैं, यानी कि सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीज, तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप 1 से 90 दिन भारत में रहते हैं और अगर आप बाकी समुदायों के हैं तो आपको $100 देना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान हैं तो $300। अगर आप 91 दिन से लेकर 2 साल तक यहां पर ओवरस्टे करते हैं तो बाकी कम्युनिटीज के लोग $200 देते हैं और मुसलमानों को $400 देने पड़ते हैं। उसी तरह से अगर आप 2 साल से ज्यादा रहते हैं तो $300 लगता है बाकी कम्युनिटीज के लिए और $500 लगते हैं मुसलमानों के लिए। तो आप इसे देख के क्या कहेंगे? मुझे तो आज ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि इतने बड़े ऑर्डर्स, 5 ऑर्डर्स की मिसाल मैंने आपको दी, इन ऑर्डर्स को चेंज कर दिया सरकार ने, ना इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, ना सिविल सोसाइटी ग्रुप ने उठाया, किसी को कानो कान खबर नहीं। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। अरे मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। नहीं मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में